नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दिवाली का धन लक्ष्मी मुहूर्त। ग्रहण काल का ग्रह दोष। दिवाली के अगले दिन 1300 साल बाद, अगले दिन दिवाली के 1300 साल बाद सूर्य ग्रहण का संयोग बन रहा है। भारत के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। सूतक काल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपके भाग्य पर सूर्य ग्रहण के दुर्लभ योग का क्या असर रहने वाला है, ये आपको इस कार्यक्रम में हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण किस वक्त लगेगा और भारत में यह कब दिखेगा, और ऐसे में इस दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। समय क्या होगा सूर्य ग्रहण का। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। दोपहर 2:29 पर सूर्य ग्रहण लगेगा और शाम को 4:22 पर सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। देखिए, क्षमा करें, शाम को 4:22 पर सूर्य ग्रहण रहेगा, शाम को 6:32 तक सूर्य ग्रहण रहेगा और ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 3 मिनट होगी। भारत में ग्रहण की अवधि करीब 1 घंटा 19 मिनट होगी और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो 25 अक्टूबर को सुबह 4 बजे के बाद से सूतक लग जाएगा। भारत में सूर्य ग्रहण कहां दिखाई देगा, चलिए अब आपको यह बताते हैं। तो पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखेगा भारत के। वाराणसी और मथुरा में इसको देखा जा सकेगा। नई दिल्ली और बेंगलुरु में इसको देखा जा सकेगा। कोलकाता, चेन्नई और उज्जैन में भी सूर्य ग्रहण दिखेगा। यह वो स्थान है जहां पर भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अब आपको बताते हैं कि क्या करें सूर्य ग्रहण, क्या किया जा सकता है सूर्य ग्रहण में, आइए आपको बताते हैं। तुलसी के पत्तों का खाने और पूजा में इस्तेमाल करें। इस दौरान अपने इष्ट देव का ध्यान करें और ग्रहण के बाद ही कुछ खा पी सकते हैं आप। ग्रहण के बाद स्नान और दान करें, यह किया जा सकता है सूर्य ग्रहण के दौरान। अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या न किया जाए, क्या न किया जाए, क्या फॉरबिडन है। तो ग्रहण को खुली आंखों से आप न देखें। ग्रहण के दौरान अग्नि कर्म और स्नान न करें। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्य न करें और घर में रखी भगवान की मूर्तियों को भी न छुएं। ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियां घर से बाहर न निकलें। गर्भवती सिलाई, कढ़ाई, नुकीली चीज के इस्तेमाल से बचें। ग्रहण के दौरान चाकू, छुरी का इस्तेमाल न करें। ये चीजें ना करने की हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। ये कार्य आपको नहीं करने हैं। क्या योग बन रहा है सूर्य ग्रहण पर, क्या ग्रहीय स्थिति है, आइए आपको बताते हैं। दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण का योग 1300 साल बाद बन रहा है और ग्रहण के समय 4 ग्रह अपनी ही राशि में मौजूद रहेंगे। बुध, गुरु, शनि, शुक्र, ये तमाम ग्रह हैं जो अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। शनि मकर राशि में रहेगा, गुरु अपनी मीन राशि में रहेंगे, बुध कन्या राशि में रहेंगे और शुक्र तुला राशि में रहेंगे। ये 4 ग्रह अपनी ही राशि में कल रहेंगे सूर्य ग्रहण के दौरान। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि ग्रहण का काल, ग्रह दोष क्या रहने वाला है, और इस पर बातचीत करने के लिए, बल्कि हमें जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जी। श्रुति जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा में। हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं ज्योतिष शास्त्री के दुबे पद्मेश जी। पद्मेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा वाराणसी से आचार्य पंडित विष्णुपति शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णुपति शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आगे मेरठ से पंडित रवि शास्त्री भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं स्टूडियो में मौजूद
ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जी का। श्रुति जी, एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। ग्रहण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये लग रहा है, कल दिवाली के अगले दिन 1300 साल बाद, सबसे महत्वपूर्ण बात आप क्या नोटिस कर रही हैं और क्या हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ गंगा के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो ग्रहण काल है, ये ग्रहण जो है ये दिवाली पे पड़ रहा है। ये यूजुअली ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या पे पड़ता है और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा में पड़ता है। कोई भी ग्रहण जो है वो जोड़े में आते हैं। तो अगर सूर्य ग्रहण अभी पड़ा है तो चंद्र ग्रहण देव दीपावली पर पड़ेगा। ये जो सूर्य ग्रहण है ये सूर्य पीड़ित है, तुला राशि में है। शुक्र, चंद्र, केतु ग्रसित है। ये नॉर्मली जो ग्रहण होता है वो राहु ग्रसित होता है, तो ये ग्रहण जो है वो केतु ग्रसित ग्रहण है, ठीक है। और सूर्य के साथ है, सूर्य जो है वो नीच राशि में है, लेकिन कई मामले में इसे नीच भंग राजयोग कहा जाता है। नीच भंग योग है ये, क्योंकि दो नेगेटिव्स हो गए इसमें, एक तो ग्रहण पड़ा और दूसरा नीच राशि में पड़ा, तो नीच भंग योग का हुआ। ये ग्रहण जो है ये कई मायनों में बहुत चेंजेस ला सकता है। कैसे चेंजेस ला सकता है? पॉलिटिकल चेंजेस ला सकता है, आगामी इलेक्शंस में बदलाव की परिस्थिति बना सकता है, सोलर पावर से जुड़े हुए जितने काम हैं उसमें बदलाव ला सकता है। जैसा मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर्स में बदलाव ला सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई चीज़ों में बदलाव ला सकता है, एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में बदलाव ला सकता है। और जितने विश्वव्यापी बड़े नेता हैं और खासकर महिला नेता जो बहुत बड़ी हैं विश्वव्यापी स्तर पर, उनमें से कई नेताओं के साथ कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रहण है केतु ग्रसित है। केतु ग्रसित ग्रहण में दोबारा रोग, बीमारी, शोक की परिस्थिति बनती है। मकर राशि में शनि चल रहे हैं, जैसा आपने पहले भी बताया कि 4 ग्रह जो है अपनी राशि में है। मकर राशि में प्लूटो और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। प्लूटो और सैटर्न का कॉम्बिनेशन, ये जो राशियों की स्थिति है और राशियों पर जो प्रभाव है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन जो विषय आपने बताया, यही ओपिनियन लेते हैं कानपुर से जुड़े ज्योतिष शास्त्री के दुबे पद्मेश जी से। पद्मेश जी, आपका क्या विचार है? ये ग्रहण किस तरीके से इसका जो है प्रभाव पड़ने वाला है सामान्य मानव जीवन पर, और क्या महत्वपूर्ण आप नोट कर रहे हैं? लगातार 2 ग्रहणों का पड़ना कहीं बड़ी समस्याओं को देने वाला है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई देंगे। महाभारत के काल में कार्तिक मास में 2 ग्रहण पड़े थे और उसके आपने परिणाम देखे। तो ये मानव जात के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएं देगा। और इस समस्याओं का कहीं महंगाई की समस्या होगी, कहीं मंदी की समस्याएं होगी, कहीं किसी प्रकार से बीमारियों की समस्याएं होंगी, लेकिन एक रचनात्मक प्रयास भी होगा। शासन सत्ता की ओर से कुछ न कुछ नई गाइडलाइन भी मिलेंगी, जिससे आम आदमी को लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। कई स्थानों पर इसका लाभ आम आदमियों को भी मिल सकता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए लोग हैं उनको भी लाभ मिले। लेकिन शुक्र का केतु के साथ होना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये महिलाओं के लिए कुछ न कुछ समस्याएं देने वाला होगा। कोई न कोई इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं जो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, समाज विरोधी घटनाओं को देने वाला हो सकता है। लेकिन एक अच्छी सी बात यह है कि शनि का मार्गी होना और बृहस्पति का अपनी ही राशि पर होना, तो इसके कारण से प्रशासनिक जो कार्रवाइयाँ होंगी, प्रशासनिक जो लोग होंगे उनमें परिवर्तन होगा और इन दिशाओं पर इस प्रकार के लोगों के नियंत्रण करने में भी सफलता मिलेगी। दूसरी बात जो ग्रहण की एक स्पष्ट आ रही है, दोनों 2 पक्षों का ग्रहण है, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष का और कार्तिक शुक्ल पक्ष का। अमावस्या और पूर्णिमा को ही ग्रहण का, पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होगा और सूर्य ग्रहण जो है कल भी अमावस्या का आधा पर्व अमावस्या ही होगा, उदया तिथि अमावस्या की ही कल है। और स्वाति का, चूँकि राहु का नक्षत्र स्वाति है, तो स्वाति के कारण से कहीं न कहीं राजनैतिक मान्यताएं, राजनैतिक अस्थिरताएं, राजनैतिक तमाम प्रकार के समीकरण भी को प्रभावित करेगा ये ग्रहण। जी ठीक है। आप हमारे साथ वाराणसी से आचार्य पंडित विष्णुपति त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं।
विष्णुपति त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। फिर से दो लोगों के विचार हमने देखे। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इन स्थितियों में सामान्य मानव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। विष्णुपति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अभी आ रही है। हाँ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सामान्य मानव को इस ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सभी मानवों के लिए ग्रहण काल में संभव हो सके तो देव आराधना करना चाहिए। मुख्य ग्रहण काल में सूतक में नियम संयम से रहना चाहिए जी। भगवत भजन करना चाहिए। उस दौरान मंदिर न जाएं, देवालय में पूजा इत्यादि न करें। भोज्य पदार्थ इत्यादि जो नहीं कर सकते हैं वृद्धजन, जो असहाय हैं, वो कर लें, और जो युवा वर्ग इत्यादि हैं न करें तो उत्तम है। ग्रहण के उपरांत ही भोजन इत्यादि ग्रहण करें। इसके उपरांत आता है कि परिस्थिति सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों हुआ या होता क्यों है, इसका क्या कारण है और इसमें मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। जी जी, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप निर्बाध बोलें, आप, हम सब सुन रहे हैं आप। इन सब, हाँ जी जी, तो ये परिस्थितियां बनती हैं और परिस्थितियां नित्य मानव जीवन पर कुछ न कुछ नया प्रभाव छोड़कर जाती हैं। निश्चित तौर पर यह सूर्य ग्रहण मानव जीवन के लिए बहुत उत्तम नहीं है। यह सभी मानवों के लिए, और केवल भारतवर्ष ही नहीं, अपितु हम कहेंगे यह पूरे विश्व के लिए जो है बहुत उत्तम नहीं होगा। विध्वंसक साबित होने की संभावना बनता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये विध्वंसक होगा आमतौर पर पूरे मानव समाज के लिए, पूरे विश्व में। और आपने ये भी बताया कि क्या करना चाहिए सामान्य तौर पर और क्या करने से बचा जाना चाहिए। मेरठ से इसी बीच में कथावाचक पंडित रवि शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े। क्या करने से जी, पंडित रवि शास्त्री जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा। पंडित जी, हम लोग बात कर रहे हैं जो सूर्य ग्रहण लग रहा है 1300 वर्षों बाद दिवाली के अगले दिन, उसका प्रभाव क्या होगा और उस दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपके विचार क्या है। सर जी, सर ये बहुत उत्तम प्रश्न है। मैं सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, जैसे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण बहुत ज़्यादा अनुकूल होते नहीं है कभी भी, जैसे पूर्व में। और जहाँ तक मुझे राजेंद्र जी का प्रश्न अच्छा है कि जैसे अब ये तो सबको ही पता होता है कि भाई सूर्य और चंद्रमा को भगवान विष्णु ने जिस समय अमृत मंथन के लिए उपयुक्त किया था, उस समय के लिए वहीं से ग्रहण का प्रादुर्भाव हुआ। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं किसी तरीके से, तो ये सूर्य और चंद्र पे जो एक किस्म से पृथ्वी अपोजिट छाया पड़ती, तो ये ग्रहण आता है। ग्रसन करने का नाम ही ग्रहण है, पहली बात तो। कुल मिला के यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ग्रसन है किसी भी चीज़ का हो सकता है। अलग अलग राशि वाले लोगों के लिए अलग अलग तरीके का इसमें प्रेडिक्शन होता है। जैसे तुला राशि में ग्रहण है, तो इसमें तुला राशि वालों के लिए बहुत नेगेटिव ग्रहण है, ये आप सब जानते हैं। परंतु कुछ लाभ लेने के लिए भी, जैसे मंत्र साधना के लिए, और जैसे दीपावली के समय पे जैसे धन्वंतरी जयंती इत्यादि का भी, जैसे मतलब सभी चीज़ जो यम पंचक के 5 दिवस का जो पक्ष आता है, इसके लिए देखा जाए तो साधना के लिए बहुत उत्तम समय भी ग्रहण ही होता है। हर तथ्य के दो पहलू होते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो पॉजिटिवली देखें तो समय साधना और राशियों के लिए भी ये उत्तम चीज़ भी है। डायरेक्टली देखें तो ग्रहण का फल अनुत्तम भी हो सकता है। जी, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इसके दोनों ही पक्ष हैं। साधक जो हैं उनके लिए ये बहुत उत्तम समय है, वो साध सकते हैं, और जो ग्रही स्थितियां हैं ये उनके लिए मददगार भी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सामान्य तौर पर बहुत अच्छा नहीं होता है कोई भी ग्रहण। जो सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है दिवाली के अगले दिन 1300 साल बाद, उसके अर्थ क्या हैं, उसके मतलब क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर हम ज्योतिष शास्त्रियों से बातचीत कर रहे हैं। श्रुति द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रुति जी, आप एक बात संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से ये जो ग्रहीय स्थिति है ये किस प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद भी हो सकती है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे विष्णुपति शास्त्री जी। नहीं, बहुत बढ़िया बोला सभी विद्वानों ने। और एक बात बोलूं कि जो लाभप्रद स्थिति बनेगी, कई राशियों के लिए भी लाभप्रद रहेगी, कई लोगों के लिए भी लाभप्रद रहेगी।
जैसा कि बताया गया है कि 4 ग्रह जो हैं वो अपने ही राशि में विराजमान हैं, जिसमें से केवल शुक्र जो है वो पीड़ित है। शुक्र केतु के साथ है, शुक्र चंद्र केतु पीड़ित है और ये केतु जनित ग्रहण है। इसमें से जो राशियां बहुत धन लाभ की परिस्थिति भी लाएंगी वो अलग रहेंगी, और ऐसे लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, इनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत लाभप्रद रहेगा। मीडिया जगत में हालांकि फेरबदल की बहुत संभावना है, सत्ता पक्ष में फेरबदल की बहुत संभावना है। बड़े अधिकारी वर्ग, जैसे पद्मेश जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर भी एकदम ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स की बात इस ग्रहण के बाद इमीडिएट होने की परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण बात आपने अंडरलाइन कर दी श्रुति जी कि एजुकेशन, लॉ, फाइनेंस, ये वो क्षेत्र हैं जिससे जुड़े लोग लाभ की स्थिति में भी रह सकते हैं और सत्ता में जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित होती दिख सकती हैं। पद्मेश जी का आपने जिक्र किया, उनके पास भी चलेंगे। पद्मेश जी, क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जिनका विशेष ध्यान रखा जाए, खासकर अगर आप उस दौरान कोई साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और उसका समय आपने निकाल लिया है ग्रहण के दौरान? जो लोग साधना कर रहे हैं, 2 तरह की साधनाएं हैं जी। एक तो अपने आप को आत्मशुद्धि के लिए, आत्मचिंतन के लिए, दूसरे मानव जात कल्याण के लिए। आपके गुरु के द्वारा जो भी मंत्र दिया गया है उस मंत्र का जप करें। अगर उसमें ओम लगा, जैसे पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय नमः शिवाय जी, लेकिन जब हम इसमें ओम लगा देते हैं तो ये मानव कल्याण के लिए होता, स्वयं के लिए नहीं रह जाता। और नमः शिवाय जब करते हैं तो अपने लिए होता है। तो इस बात की सावधानी रखें कि किस प्रकार का आप मंत्र जप कर रहे हैं, किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, मूर्ति को स्पर्श न करें। ठीक है। आपने 2 बात कर दी पद्मेश जी, आपने 2 बातें की हैं। एक तो ये कि आत्मशोध के लिए एक साधना है, दूसरा मानव कल्याण के लिए है, और दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वाराणसी से विष्णुपति शास्त्री जी हमारे साथ हैं। विष्णुपति त्रिपाठी जी, ये बताएं कि क्या बिल्कुल ही अवॉइड करना है अगर खाने पीने की बात करें, क्योंकि कई लोगों के लिए संभव नहीं होता है कि वो इतने लंबे समय तक बिल्कुल व्रत की स्थिति में रहें? शास्त्र कहता है कि असाध्य जो हैं, जो रोगी हों, वृद्धजन हों, बच्चे हों, उनके लिए जो है ऐसा कुछ नियम नहीं है, वह खा सकते हैं। जो लोग बहुत ही जिनका रहता है कि हम भोजन के बगैर नहीं चल सकते तो फलाहार इत्यादि ग्रहण कर लें, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। हमारा आध्यात्मिक कारण तो है ही है, साथ में विज्ञान भी कहता है कि उस समय बैक्टीरिया इत्यादि का फैलना, ये सब चीज़ें रहती है, और अध्यात्म में भी इसका एक जो है वर्जित किया गया है। जी जी जी। सुपाच्य पदार्थ ग्रहण कर लें जो आसानी से पच जाएं, इस प्रकार से उत्तम रहेगा। ठीक है, ठीक है। सुपाच्य भोजन करें और अपना वृद्धों के लिए और जो अक्षम है उनके लिए बिल्कुल कोई मना ही नहीं है। तो ये बात आपकी जो है ये बहुत राहत देने वाली होगी, खासकर गृहिणियों के लिए और घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उन सब के लिए और बच्चों के लिए भी। हमारे साथ मेरठ से कथावाचक रवि शास्त्री जी भी हैं, और रवि जी ने जाने से पहले भी जब आपने आखिरी बात की थी तो उसमें आपने कहा था कि ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। पॉजिटिव पर ज़रा रोशनी डाल दें बहुत जल्दी से पंडित जी। जी राजेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं पॉजिटिव पे जल्दी से करता हूँ। वैसे तो सभी विद्वान सर्वाग्रगण्य हैं, प्रणाम करते हुए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है सर। जैसे हम लोग पॉजिटिव ये है कि सभी राशि वालों के लिए जो या जिनको पॉजिटिव है नेचुरली ही उनके लिए भी, और जिनको नेगेटिविटी है ना उधर भी मैं दृष्टि डालना चाहूँगा इस बारे में कि जैसे सामान्य तौर से ग्रहण के जैसे सूतकोपरांत जैसे ग्रहण इत्यादि समाप्त हो गए, उसके बाद अब स्नान दान करके इस नेगेटिव पॉइंट को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली बात तो आपसे निवेदन करूंगा है ना, किसी को भी बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। बहुत सारे लोग मतलब बहुत पैनिक होते हैं। क्योंकि ये जो बात कही जाती है पंडित रवि जी, ये जो बात कही शुरू में आपने भी और लगभग सभी लोगों ने कि ग्रहण बहुत सामान्य रूप से नकारात्मक ही होता है, इसके जो प्रभाव है वो डिजास्टर्स ही होते हैं।
लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और ये संभावना हमेशा है कि अगर आप अपनी सोच और मानसिकता सकारात्मक रखें, उस दौरान संयम रखें और साधना की स्थितियां अगर बनती हैं तो करें, जी, जी, जी। तो लाभ भी प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जो ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान हैं वो इस ग्रहण के बारे में क्या उनके विचार हैं, और आपने ये भी देखा कि उनका कहना क्या है, आपको करना क्या है, ये भी आपने इस कार्यक्रम में जान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस विशेष प्रस्तुति से जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।